हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम फिर से फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है चैप्टर 4, जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले के 3 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने अभी तक उस 3 चैप्टरों को पढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिल जाएगा, वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल हम चैप्टर 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक जितनी भी बातें रहेंगी एकदम हम बेसिक से शुरुआत करेंगे जी। इसका कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो ये तो बात आपको मैं हमेशा से कहते हुए आ रहा हूँ कि हम पहला जो लेक्चर होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होता है, क्योंकि उसी में हम बेसिक जो आधार होते हैं इस चैप्टर के उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जी क्लास 12 फिजिक्स। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 12 फिजिक्स। मैं आपको बात बता दूं कि इसमें एक हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे ना जो 100% मैं कह सकता रहा हूँ 100% फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछेगा। और कितने नंबर में पूछा जाता है तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। अब वो कौन सा है वो हम आगे आपको बताएंगे जब हम कराएंगे तो, ठीक है ना, उसके लिए आप परेशान ना हो। चलिए सबसे पहला हम गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे ना कि ऑस्टेट का प्रयोग, सबसे पहले यहाँ पे ऑस्टेट का प्रयोग आता है। देखिए अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, ठीक है। अब बेसिक से आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में जाना, फिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में जाना, फिर विद्युत धारा क्या होता है इसको जाना, फिर अब हम गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व जानेंगे। हम ये जानेंगे कि कोई आवेश है यदि गति कर रहा है तो क्या होगा, और उसके बाद चुंबकत्व के बारे में जानेंगे। चुंबक के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज है, गुण है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ऑस्टेड। ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया, और ऑस्टेड ने क्या प्रयोग किया, ऑस्टेड ने हमें ये बताया कि कोई भी चालक तार है, या हम ये कह सकते हैं कोई भी धारावाही चालक है, तो उसके चारों ओर इन्होंने ये बताया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे इनका कहना यह था, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक का कहना यह था कि इन्होंने प्रयोग किया, अपने प्रयोगों में देखा इन्होंने कि इन्होंने क्या लिया, एक चालक तार लिया, ठीक है, एक चालक तार लिए। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने धारा प्रवाहित किया, विद्युत धारा इस चालक में प्रवाहित की है। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा इन्होंने प्रवाहित की है ना, तो इन्होंने क्या देखा कि इस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है जी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में केवल इतनी ही बात बताया कि कोई भी चालक है तो कोई किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यही बात लिखा गया है। ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में बताया कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑस्टेड ने हमें यही बताया कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैं आशा करता हूं सबसे पहले ऑस्टेड का ये प्रयोग है समझ में आ गया होगा। अब इससे आपको क्या जानना है, कभी भी आगे इस चैप्टर में या कहीं पर भी अगर कोई चालक है और उसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसको आपको पता चल जानी चाहिए, आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि धारा अगर प्रवाहित है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। यह आपको पता करना है, मतलब ये आपको ऑस्टेड के प्रयोग से इतनी बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक हम जानेंगे जो है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। देखिए बाबू ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक जो टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है वो सब हम बता रहे हैं। दूसरा हमारा आता है मैक्सवेल की दक्षिणावर्त पेच का नियम।
अब आता है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या होता है। तो देखिए, मैक्सवेल एक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने हमें ये बताया कि कोई भी दक्षिणावर्त पेच को, कोई दक्षिणावर्त पेच मतलब समझ रहे हैं ना, पेच मतलब होता है, पेच का मतलब स्क्रूप हम कहते हैं ना, ठीक है, तो स्क्रूप को ही पेच कहते हैं। तो किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार हम घुमाएं, इस प्रकार घुमाएं कि क्या हो, पेच की घूमने की दिशा किसको प्रदर्शित करे, पेच में घूमने की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, और पेच की गति की दिशा किसको, चलिए इसको मैं उस तरीके से बताऊंगा तो दिक्कत होगा, ठीक है, एक बार मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, फिर मैं फिगर से आपको याद करा दूंगा, आप परेशान ना हो। लिखा गया है, किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की गति की दिशा, पेच की गति की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, और पेच की घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। मैं जानता हूं कि आपको याद नहीं हुआ होगा, ज्यादातर स्टूडेंट हैं जिनको एक बार मैं पढ़ दिया तो ऐसा थोड़ी ना है कि याद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं याद होगा जी, कैसे याद हो सकता है। तो याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम याद करा देते हैं आपको। देखिए, हम सपोज डेट यहाँ पे एक पेच बनाते हैं। सबसे पहले एक हम पेच बनाते हैं इस प्रकार, ठीक है, ये हमने एक स्क्रूप बना दिया जिसे हम पेच कहते हैं। तो ये कौन सा पेच है, ये दक्षिणावर्त पेच है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी दक्षिणावर्त पेच को, दक्षिणावर्त पेच का मतलब दाएं की दिशा में इसको पेच को घुमाया जाता है। तो ये दक्षिणावर्त पेच को हम इस प्रकार घुमाएं, सपोज डेट इस प्रकार घुमा रहे हैं, तो इस दक्षिणावर्त पेच को हम इस प्रकार घुमाएं कि पेच की घूमने की जो दिशा है, पेच की अगर हम इसको घुमाते हैं, तो पेच को अगर हम घुमाते हैं तो ये पेच धीरे धीरे अंदर की ओर जाएगा। सपोज डेट इसके अंदर, मान लेते हैं ये लकड़ी है, अब पेच को हम घुमा रहे हैं तो इसको अंदर ये पेच जाएगा ना। तो पेच की हम यही कह रहे हैं कि पेच अगर हम इस दक्षिणावर्त पेच को घुमाते हैं तो पेच की जो गति की दिशा होगी, पेच जाहिर सी बात है गति करेगा, तो पेच की जो गति की दिशा होगी ना, वो किसको प्रदर्शित करेगा, वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है जी, विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। अब पेच की घुमाने की जो दिशा है, पेच को की घुमाने की जो दिशा है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। वो किसको प्रदर्शित करता है जी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। हमने क्या बताया कि किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाएं, किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाएं कि पेच की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, और पेच की घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तो बताइए आपको समझ में आ गया कि नहीं। वही लिखा गया है, किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए, किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की गति की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। पेच की गति की दिशा धारा की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, और पेच की घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपका जो दक्षिणावर्त, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम है, ये आपको यहां से नहीं बल्कि फिगर देखकर समझ में आ गए होंगे। एक बार और मैं फिर से एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आप सभी रटे नहीं बल्कि इसको समझ कर याद करें। एक बार और सुन लीजिए, आप कहेंगे कि किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की गति की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करें,
और पेच की घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तो मैं आशा करता हूं कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट अगला हमारा आता है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। अब मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम क्या होता है ये भी समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और अंगुलियों की मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। ये समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब ये ना कि यदि किसी चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार हम पकड़ें कि अंगूठा कह रहा है कि अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और जो मुड़ी हुई अंगुलियां है ना, अंगुलियों की मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। सिंपल सा तो है, बट मैं जानता हूँ इस तरीके से बताने पर ना याद ज़्यादातर स्टूडेंटों को नहीं होता है, इसीलिए मैं अपने तरफ से फिगर बना देता हूँ जिससे स्टूडेंटों को समझ में आ जाए। तो समझिएगा, इसको अगर हम बनाएं फिगर तो कैसे हम बना सकते हैं। सपोज डेट ये एक चालक है, ऐसा हमने मान लिया, थोड़ा सा हम इसको मोटा ही ले लेते हैं। सपोज डेट ये एक चालक है, ठीक है ना, ये एक चालक है। अब इसको हम अपने दाएं हाथ से पकड़ रहे हैं, ऐसे हमने मान लिया कि ये अंगूठा है और इसको दाएं हाथ से इस प्रकार हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, मैं फिगर तो उतना अच्छा नहीं बना पाता, बट मैं फिर भी कोशिश किया हूं कि ये हाथ बन जाए इस तरीके से। ठीक है, देखिए हम यही कह रहे हैं कि यदि किसी चालक को, ये चालक है, इसको हमने क्या है दाएं हाथ से पकड़ा हुआ है, तो यदि किसी चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा ये अंगूठा है, तो अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, और जो अंगुलियों की मुड़ने की दिशा है, अंगुलियां ये हैं तो अंगुलियां इस तरीके से मुड़ रही हैं, तो अंगुलियों की मुड़ने की दिशा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अंगुलियों की मुड़ने की दिशा, अंगुलियों की मुड़ने की दिशा किसको प्रदर्शित करता है? अंगुलियों की मुड़ने की दिशा किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये आशा करता हूं कि मैं आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करें और अंगुलियों की मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। तो यही तो सिंपल सा नियम है। तो आप ये फिगर बना लेंगे जिससे कि आपको यहाँ से याद करना की जरूरत ना पड़े, आप यहीं से याद कर लें। तो बताइए याद हो गया कि नहीं हो गया? एक बार और मैं बोल दूं, सुनिएगा और सुनकर यहाँ से नहीं यहीं से याद कीजिएगा। आप कहेंगे क्या कहा गया? मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। तो आप कहेंगे इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और अंगुलियों की मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है। तो अभी तक हमने फिलहाल इतने सभी टॉपिक को जान लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको जरूर इस चैनल के बारे में बताइएगा जिससे वो भी पढ़ सके।
और यहाँ पे पढ़ाया मतलब सिखाया जाता है ना, तो यहाँ पर एक खासियत यह है, यहाँ पे रटवा कर नहीं बल्कि समझा कर याद कराया जाता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी दे दिया है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, आप चाहें तो वहाँ से स्टडी अपनी बेसिक लेवल से कर सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा का हमने लिंक दे दिया है, उसमें ज़रूर आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना, जिससे बोर्ड एग्जाम 2026 की अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा सके। ठीक है, अगला हमारा आता है बायो-सेवर्ट का नियम, और यही है, इसी को हम लाप्लास के नियम के नाम से जानते हैं, और यही है हमारा VBI। क्या है जी VBI? मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स, ये 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम या लाप्लास का नियम। अब ये क्या होता है, तो देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर, एक का नाम है बायो, एक का नाम है सेवर्ट, तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस प्रयोग में उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या दिया है? सूत्र प्राप्त किया है। समझ रहे हैं? तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया है, जिसमें इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र प्राप्त किया है। अब वो सूत्र क्या है सब हम जानेंगे जी। चलिए, तो यहाँ पे हमने वही बात लिखा है कि बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग करके किसी धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया है। मतलब कोई चालक तार है, उसमें धारा, विद्युत धारा प्रवाहित है, तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए इन्होंने सूत्र दिया है। मतलब एक चालक तार है, अब इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दिया है, तो ऑस्टेड ने हमें ये बताया था कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो ये बायो-सेवर्ट के अनुसार ये हमें बताया गया कि मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, पर पार्टिकुलर बिंदु, मान लेते हैं इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो ये बायो-सेवर्ट के नियम से ही हमें पता चलेगा। तो बायो-सेवर्ट ने हमें क्या बताया? बायो-सेवर्ट ने एक प्रयोग किया जिसमें इन्होंने ये हमें बताया कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया गया है। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब समझिएगा, चलिए, तो इतनी बात आप समझ के होंगे। अब यहाँ पे एक चीज है, अब इस नियम के अनुसार हमें क्या बातें बताई गई वो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट परेशान नहीं होंगे, हम इसको रटवाएंगे नहीं, याद करा देंगे। ठीक है ना? आप उसके लिए परेशान ना हो। एक मैं फिगर बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे बना दूँ। एक फिगर में बना रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझ जाइएगा, समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। मैं यहीं पे छोटा करके थोड़ा सा बना देता हूँ। सपोज डेट ये एक चालक है, ये अनंत लंबाई का एक चालक है, ठीक है, जो है कैपिटल एल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कैपिटल एल अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक है ना? एल नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये अनंत लंबाई की चालक तार है जो है एल। ठीक है ना? अब इसमें आई धारा प्रवाहित है, इसमें कितना? आई धारा प्रवाहित है। अब इसमें आई धारा प्रवाहित है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसका हम, इस चालक तार अनंत लंबाई की है तो इसमें हम अल्पांश लंबाई ले लेते हैं। अल्पांश लंबाई ये हमने ले लिया dl, मतलब इस चालक तार की एक छोटी हमने लंबाई ले ली है, इतना ही। एक बड़ा सा पेन है ना, तो इसका हमने छोटा सा भाग ले लिया कि इतना का ही हमें पता करना है। तो ये अल्पांश लंबाई है dl। अल्पांश लंबाई जो है, यहाँ पे एक बिंदु O है, इस बिंदु O से r दूरी पर, इस बिंदु O से r दूरी पर हमें इस बिंदु P पर, r दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र, इसी बिंदु P पर हमें पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक अनंत लंबाई की चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित है। ठीक है ना? अब इस चालक तार का एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया, एक छोटा अल्पांश लंबाई ले लिया। अब इस अल्पांश लंबाई के कारण r दूरी पर एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या वैल्यू होगा, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, ये हमें प्राप्त करने के लिए इन्होंने सूत्र दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच एक कोण बनता है जो है थीटा। तो सबसे पहली बात इन्होंने ये हमें बताया, मतलब बायो-सेवर्ट के नियम में हमें चार बातें यहाँ पे बताई गई हैं, और चारों नियम को हमें एक एक करके लिखा हुआ है। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताया कि ये जो अल्पांश लंबाई है जो है dl,
तो इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब समझ में आया? मतलब इन्होंने ये बताया कि ये अल्पांश लंबाई है, तो अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई में प्रवाहित धारा, मतलब प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो बताइए पहला आपको नियम ये याद हुआ या नहीं? पहला याद हो गया? देखिए वही बात लिखा गया है कि अनंत लंबाई, मतलब अनंत लंबाई के चालक तार में प्रवाहित मतलब अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो मतलब ये अनंत लंबाई का चालक तार है, इसमें हमने धारा प्रवाहित करते हैं, तो अल्पांश, यहां से अब लिखिएगा, तो अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित मतलब चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं ना? उसमें का मतलब क्या है कि चालक में ही प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं? तो पहला इन्होंने यही बात बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये हम समीकरण फर्स्ट कर लेंगे, ठीक है? ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरा बात हमें फिर से ये बात बताया गया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। दूसरी बात ये हमें बताया गया। बताइए दूसरा भी बात आपको समझ में आया या नहीं आया? दूसरा भी समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया? हमने यही कहा कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। यही बात लिखा गया है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। ठीक है, तो दो आपने समझ लिया। तीसरा हमें ये बात बताया गया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये हमें बातें बताई गई जी। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। देखिए इसको थीटा को कोण कहते हैं और साइन को ज्या कहते हैं जब परिभाषा में हम बोलते हैं नॉर्मल। तो हम यही कह रहे हैं। देखिए इतनी लाइन सभी में लिखना है। ये जो लाइन है ना, ये अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये इसमें भी लिखना है, इसमें भी सभी में लिखना है। तो अल्पांश लंबाई के कारण देख रहे हैं कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है। और चौथा हमारा नियम, तीन आपने समझ लिया। चौथा हमारा फिर से नियम ये कहता है कि इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख लीजिए ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। देखिए समानुपाती में इक्वल की तरह रहेगा और व्युत्क्रमानुपाती में 1/, के नीचे रहेगा। तो ये हमने यही कहा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने समीकरण इसको 4 कर लिया, ये हमारा 3 है। तो ये हमें 4 समीकरण मिले जी। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे तब हम लिखेंगे तब समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ को मिलाने पर
अब हम इन सभी को अगर हम गुणा आपस में करा देते हैं, अगर समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को आपस में गुणा करा देते हैं, तो ये देखिए अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये तीव्रता ही रहेगा, और ये सभी ना आपस में हम मिलाएंगे तो ये सभी गुणा में आ जाएंगे। तो गुणा में कैसे आएंगे, समानुपाती है तो समानुपाती लगा दिया। अब आई डी एल साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा। अब बाई क्या हो जाएगा, बाई आर स्क्वायर है तो ये हमारा आर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा सबसे पहले तो ये हमें ये मिलता है। अब इसी को जब अब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं ना, तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये हमें इसको याद रखेंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो जब हम समानुपाती के चिन्ह को ये हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे डी बी इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब फिर से आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा अंतिम क्या है, ये हमारा अंतिम फॉर्मूला आ जाता है। ये हमारा अंतिम फॉर्मूला आ गया बायो सेवर्ट के नियम का, जो है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इसको आप याद रखेंगे, जहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ पे याद रखेंगे, साइड में आप लिख लीजिएगा, नीचे जगह नहीं है। म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 1/9 इंटू 10⁹ होता है, ठीक है ना। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 9 इंटू 10⁹ ना, ये 1 अपार के पावर में नहीं होगा ना, 9 इंटू 10⁹ होता है, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, ये थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया, ठीक है। वो किसका होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹। ये थोड़ा सा दिमाग में मेरा कुछ और सोच रहे थे हम, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7, ठीक है। चलिए, तो ये सभी आपको न्यूमेरिकल लगाते समय काम करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि बायो सेवर्ट का जो नियम है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। देखिए, मैं हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा में टाइम लेता हूँ समझाने के लिए, बार बार मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद करिए, अच्छे तरीके से आप नोट्स बना सकें। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक और बात मैं बता दूँ, यदि आप सीरियस हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सभी वीडियो से तो स्टडी कर ही रहे हैं, फिलहाल आप नोट्स से भी, जो हमारी सिंपल नोट्स है उसको आप लेकर अच्छे तरीके से वहाँ से अपनी रिवीजन करें, प्रिपरेशन करें और अच्छे तरीके से उसका उपयोग करें। नोट्स आपको मैं बता दूँ को ओनली आपको ये बात पता ही है कि हम आपको क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का नोट्स हम दे रहे हैं ओनली 199 में। अब इसमें क्या मिलेगा बाबू, पहले ये भी जान लीजिए। फिजिक्स के आपके टोटल कितने चैप्टर है, 14, केमिस्ट्री के हैं 10, तो ये टोटल कितने हो गए, 24 चैप्टर हो रहे हैं। अब इन 24 चैप्टरों का आपको फुल नोट्स हम दे रहे हैं, मतलब इन 24 चैप्टरों का हम फुल आपको नोट्स दे रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट फुल नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं विथ सिंपल लैंग्वेज में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, यहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए, ठीक है ना। तो ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के नोट्स दे दिए जाएंगे। और याद रखेंगे PDF नोट्स है व्हाट्सएप पर आपको सेंड किए जाएंगे, तो आप चाहें तो उसकी 2 कॉपी भी निकलवा सकते हैं या अपने अच्छे तरीके से PDF से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो अभी नीचे नंबर है, आप तुरंत मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा का लिंक है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।